Hello students, how are you all? Fine. Okay, today we will start our chapter class 8th Civics the Indian Constitution. As you know कि फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। इस इंट्रोडक्शन के अंदर में हमने जाना कि दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में और बनाने में कितना समय कितना टाइम लगा था और उसको किस प्रकार से बनाया गया था और उसको कब अप्लाई किया गया था। फर्स्ट रिमेंबर, अगर आप थोड़ा सा स्लिप हो चुका है माइंड को तो हम फिर से एक बार रिमेंबर करवा दें कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, आई एम सेड कि जो बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बेटा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, बट इट इज इफेक्टेड ऑन 26 नवंबर, यस यू आर राइट, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को इट वाज इफेक्टेड, ये लागू कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, देश के अंदर में अप्लाई कर दिया गया था। बट लेकिन ये बन के तैयार कब हुआ था? अगर कोई आपसे पूछे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था तो बेटा आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कब हुआ था, इफेक्ट कब हुआ था, तो आपको जवाब देना है 26 जनवरी 1950 को। गुड, ठीक है। और बेटा इसको बनने में कितना समय लगा था ये हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, 2 साल, 2 years, 11 months और 18 डेज, ठीक है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको बनने में लगा था, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब क्या था बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमें बहुत सी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जाननी होती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कैसे करता है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इसको समझने के लिए हमें इस चैप्टर को सिस्टमेटिक तरीके से समझना होगा। तो सिस्टमेटिक तरीके में अगर आपसे बोलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, तो बेटा उसको समझने के लिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक आपने फुटबॉल का गेम तो देखा होगा। फुटबॉल के गेम के अंदर में अगर आप फुटबॉल गेम खेल रहे हो तो फुटबॉल गेम्स रिक्वायर्ड सम लॉज, उसके अपने कुछ कानून होते हैं कि आप पैर से ही उस बॉल को हिट कर सकते हो, आप पैर से ही हिट कर सकते हो, अदर बॉडी को टच नहीं कर सकते या हाथ को टच नहीं कर सकते। सपोज अगर आप फुटबॉल को हाथ से लेकर के भागने लगो तो इट्स कन्वर्ट इन रग्बी, ये अदर गेम में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम रग्बी बोलते हैं, तो वो हम उसको फुटबॉल नहीं बोल सकते। तो एवरी गेम नीड सम लॉज। हर गेम के अंदर में अगर आप क्रिकेट भी देखते हो तो क्रिकेट के अंदर में क्या होता है कि अगर आपने एक बॉल हिट की, क्रिकेटर ने एक बॉल हिट करने के बाद में वो मैदान पे वो फील्ड में दौड़ रही है वो गेम, और जब तक वो क्या होता है क्रिकेटर रन अप लेता है, क्या कभी वो बॉल हाथ में आने के बाद में तब भी क्या वो रन अप लेता रहता है? क्या वो आउट होने के बाद में क्या वो तब भी रन अप लेता रहता है? नहीं, बिकॉज लॉ सेज कि भाई अगर आप रन आउट हो गए तो देन यू कैन नॉट एबल टू टेक रन, आप रन नहीं ले सकते। तो इसी तरह से बिकॉज वो लॉज हैं, आप वो कानून है। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन इज सेम। अगर किसी कंट्री के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन है, इट मींस देयर आर सम लॉज जो कंट्री को चलाएंगे, जो कंट्री को लीड करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं? सिमिलरली द सोसाइटी इज ऑल्सो लाइक अ फुटबॉल। जो क्या है, सोसाइटी भी एक तरह से फुटबॉल की तरह है, टीम्स फुटबॉल टीम की तरह है। लॉज आर रिक्वायर्ड, वहां पर भी क्या होते हैं, कुछ कानूनों की आवश्यकता होती है। अगर बेटा कानून ही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? कानून अगर नहीं होंगे तो कोई किसी की सुनेगा नहीं, कोई किसी की बात मानेगा नहीं, सब अपने ही हिसाब से चलेंगे। फिर तो वो बिल्कुल एक एनिमल सोसाइटी हो जाएगी कि कोई किसी की सुनता नहीं, जो मर्जी आए वो वैसे करता है। तो रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसी तरह से टू गवर्न द सोसाइटी
लॉज आर रिक्वायर्ड, कि अगर एक सोसाइटी को चलाना है या उस गवर्न करना है उस सोसाइटी को, तो वी हैव टू फॉलो सम लॉज विच इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर्स बेटा अलग अलग होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें वो आइडियाज देता है, वो राइट्स देता है कि हाउ टू वी लिव आवर लाइफ एज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। हम कैसे जीना है, हमारे लिए क्या गलत है और हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, और हम किस काम को कर सकते हैं और किस काम को नहीं कर सकते, ये हमें क्या बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक बार डिफाइन किया था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। इसके अंदर में कितने थे, 448 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, ठीक है। 101 अमेंडमेंट हो चुके थे, चलो वो हमें हो चुके थे। तो अब यहां पर क्या होता है बेटा बात, बट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में बेटा मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पहले वीडियो में जैसे कि मैं सब कुछ बता चुका था, लेकिन यहां पर हमें क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर आगे वीडियो में हमें क्या करेंगे, इन्हीं ग्रुप्स को हम आगे आगे रिवाइज करते रहेंगे। और दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें इनके बारे में समझना होगा। फर्स्ट, व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, क्यों होती है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉज विच इज टेल्स अस ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ ए सोसाइटी, कि सोसाइटी का एक नेचर कैसा है। कि बिकॉज सोसाइटी का एक नेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमारी सोसाइटी का नेचर कैसा है बेटा, वो है बिल्कुल सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, इक्वलिटी, फ्रीडम। इसको आप देखो, हमें बेटा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा किताबों के अंदर में कि हमें किताब के अंदर में पढ़ना है। फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट। कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द गोइंग टू स्टडी व्हाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर कोई आपसे अगर पूछे कि व्हाई वी नीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या सोचोगे, हमें किताब में क्या लिखा था, टीचर ने क्या बताया। नो, आपको बेटा वो करने की जरूरत नहीं है। इवन देन अगर आप एग्जाम में भी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है द फंडामेंटल नेचर, कि एक सोसाइटी जिसके अंदर में हम रह रहे हैं, ए फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, कि जिस सोसाइटी के अंदर में या जिस समाज के अंदर में या जिस भी देश के अंदर में हम रह रहे हैं उसका नेचर कैसा है। और नेचर कैसा है, हमारे कंट्री का बस एक नेचर यही है कि इक्वलिटी, कि यहां पर इक्वलिटी चलती है, कि बिकम मीन्स ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, नो वन पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, सेक्स, रिलीजियन, ईटिंग स्टाइल, बिलीव्स एटसेट्रा, कि भाई ऑल आर इक्वल, ठीक है। एक इसका एक हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का नीड का हमें एक पता चलेगा। दूसरा, फ्रीडम, ऑल पर्सन आर बी फ्रीडम, ऑल पर्सन क्या है, वो सब फ्रीडम है, फ्रीडम है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं, वो कुछ भी काम कर सकते हैं, वो कुछ भी कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। उनके पास में राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, अब वो बोल सकते हैं। बट इसके अंदर में बेटा एक एक्सेप्शन है, आपके अधिकार, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, आपके अधिकार जब तक अधिकार हैं, जब तक कि आप दूसरे के राइट्स को या दूसरे के अधिकार को वायलेटेड नहीं करते। सपोज ध्यान से सुनिए, अगर सपोज अगर मेरे पास में एक बहुत अच्छी कार है, BMW, फॉर्च्यूनर, ठीक है, मेरे पास में कार है भाई, मैं उसको चला सकता हूं, मुझे उसे चलाने की राइट है। लेकिन अगर मैं उस कार का इस स्पीड से चलाता हूं, उसको इतनी मिसयूज करता हूं कि उस कार को चलाने पर या उस स्पीड पे चलाने पर मैं किसी की जान ले लूं या किसी को चोट पहुंचा दूं, तो बेटा मेरे चलाने वाला जो राइट है
जो मेरा जो कार्य वो राइट नल एंड वॉइड हो जाएगा कि आप उस चीज को ऐसे इस्तेमाल करो ताकि किसी दूसरे का नुकसान ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बर्थडे पार्टी को एंजॉय करूं, तो ठीक है, आप मैं अपनी बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने बर्थडे पार्टी के अंदर में एक बहुत अच्छा एक साउंड सिस्टम लगाऊं और उस पर डांस करूं जोर जोर से और उसको बजाऊं, तो ठीक है, नो वन कैन स्टॉप मी, वो बजा सकता हूं मैं उसको, बट लेकिन ठीक है मैं बजा रहा हूं, उसको बजाने दो। लेकिन मेरी साउंड मैंने इसको इतना तेज कर दिया, उसको इतना तेज कर दिया कि पास में पड़ोस में रहने वाले अंकल जी या बुजुर्ग दादाजी, उनको प्रॉब्लम हो रखी है, वो बीमार है। वो तो मैंने क्या किया, मैंने खुद तो एंजॉय किया, लेकिन मैंने उनका पीस ऑफ राइट, जो शांति का अधिकार था, वो मैंने छीन लिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है कि हम किसी के राइट्स को छीन नहीं सकते, हम किसी के राइट्स को हार्म नहीं कर सकते। तो इसलिए जो मेरा तेज जोर से स्पीकर बजाने वाला राइट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, या फिर मुझसे बोल दिया जाएगा कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को इस हिसाब से बजाइए कि वो आप तक रहे और उन तक ना पहुंचे। ये बात है। तो ये सारी बातें बेटा हमें कौन बताता है? द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि इक्वालिटी है। अगर आपको राइट है एंजॉय करने का, तो उनको भी राइट है शांति लेने का, बिकॉज मैं और वो अंकल, जो बुजुर्ग अंकल जो बीमार है, तो उन दोनों वी बोथ आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो लॉ उनके लिए भी है, लॉ हमारे लिए भी। तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। अगर हमें से और पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, हमारे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं कि हमें किसको क्या करना है, कैसे बताना है, और क्या क्या सिद्धांत हैं हमारे, ये सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। सो बेटा वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अ कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, और मोस्टली याद रहे, मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर कोई कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक बताती है, कि वो कहती है कि आई एम अ डेमोक्रेटिक, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी भी है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी होना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा भी होना चाहिए? रिटन मीन्स लिखा हुआ। वो कॉन्स्टिट्यूशन बेटा कैसा होना चाहिए? रिटन। ये कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और अनरिटन होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वो तो सिर्फ एक मजाक होगा। ठीक है? अगर कोई कंट्री क्लेम करती है इट ही इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और तो उस कंट्री के अंदर में क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसा? रिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होना चाहिए, ताकि कोई किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्शन पैदा ना हो, कि वो कहे कि नहीं ऐसा होगा, वो कहे ऐसा होगा, वो कोई नेता बोले ऐसा होगा, कोई दूसरा पर्सन बोले ऐसा होगा। नहीं, कैसा भी नहीं होगा, वैसा होगा जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा, जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलेगा बेटा? जो लिखा होगा वही तो बोलेगा ना, वो अपने हिसाब से थोड़ी ना बोलेगा। इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन होना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ हमें ये पता चला व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आई डू होप कि बेटा आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है। ओके, देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। देखिए, हर चीज के फीचर्स होते हैं, हर चीज के फीचर्स होते हैं। अगर आपने नई कार ली, नया मोबाइल लिया, नई बाइक ली, इवन आपके पापा ने नई साइकिल खरीद के दी, तो उसके फीचर्स होंगे। फीचर्स देख करके हम कोई चीज खरीदते हैं कि इसके अंदर में स्पेरिंग है, इसके अंदर में रेस है, इसके अंदर में बहुत अच्छी वाली लाइट है, इस मोबाइल के अंदर में बहुत अच्छी गेम चलती है, इस टीवी के अंदर में कलर बहुत अच्छे आते हैं, इस कार के अंदर में बहुत अच्छी रेस है। तो दीज ऑल आर फीचर्स। हम किसी भी चीज के, हर चीज के बेटा कोई ना कोई फीचर्स होते हैं, मीन्स गुण होते हैं, कोई अच्छाई होती है, कुछ बुराइयां होती हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपसे कोई पूछे या अगर आपको बताना पड़े कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू विल प्राउडली से, और आपको ये बताना है कि फर्स्ट वी एक्सेप्ट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, अब फेडरलिज्म को बेटा याद करने का, फेडरलिज्म का देखो
एक्चुअल मतलब क्या होता है? एक्चुअल मतलब होता है फेडरलिज्म का कि गवर्नमेंट या पावर्स को डिवाइड कर देना, पावर्स को डिवाइड कर देना। ए गवर्नमेंट मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। क्या हो गया? कंफ्यूज हो रहे बेटा? नो प्रॉब्लम। चलो मैं आपको एक फनी सा एक आइडेंटिटी बताता हूं, इसको याद करने की मैं आपको एक फनी सी एक आइडेंटिटी बताता हूं। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब फाड़ना, टॉर करना, फाड़ना, है ना। फाड़ने के बाद में सपोज अगर हम ये हमारे पास में एक कपड़ा है, हमारे पास में सपोज अगर इस कपड़े को हम फाड़ देंगे तो क्या होगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएगा ना, फेडरलिज्म। तो इसी का मतलब कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को टुकड़े टुकड़े करना। टुकड़े कैसे करना? कि मोर देन 2, देखो कैसे किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो बहुत बड़ी पावर होती है, जो हमारे दिल्ली में होती है, फिर छोटे छोटे स्टेट की गवर्नमेंट जैसे हरियाणा गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, ठीक है। फिर अदर गवर्नमेंट, ऐसे 28 स्टेट है ना हमारे पास में, 28 स्टेट और 8 टेरिटरीज, सो 29 स्टेट है हमारे पास, सॉरी 29 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हमारे कंट्री ने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन पावर को डिवाइड किया गया है। मेन पावर क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, और छोटी छोटी गवर्नमेंट फिर उसने गवर्नमेंट में बांट दी, जैसे ये हरियाणा गवर्नमेंट, फिर राजस्थान गवर्नमेंट, फिर बिहार गवर्नमेंट, फिर ये MP मध्य प्रदेश और एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है। इन गवर्नमेंट, लेकिन ये सारी की सारी गवर्नमेंट किसको रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा? ये सारी की सारी गवर्नमेंट होती है हमारी सेंट्रल को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाइन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये हमारी क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है। ये सारी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को डिवाइड होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर आती है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, कि हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और रांची, पटना, मतलब कि अलग अलग जो स्टेट है हमारे, जैसे गोवा और यूनियन टेरिटरीज हो गई, दिल्ली हो गई, तो इनके अंदर में कहां से पावर, कहां से आती है बेटा? सेंट्रल से आती है। सेंट्रल से आने के बाद में स्टेट में पावर आ गई, और पावर आने के बाद में स्टेट से कहा गई? उन डिस्ट्रिक्ट में बट गई, उन डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हरियाणा के पास में आ गई। सपोज अगर हम हरियाणा की बात कहें कि हरियाणा के पास में पावर मिल गई, हरियाणा को पावर कहां से मिली? स्टेट से पावर मिली, जो हमारे पास में कितने 29 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं अभी। तो मान लीजिए हरियाणा है हमारे पास में, हरियाणा के पास में पावर मिली, कहां से मिली? सेंटर से मिली। इस सेंटर से पावर मिल गई, सेंट्रल से पावर मिल गई, ठीक है। इस सेंट्रल से पावर मिलने के बाद में शक्तियां मिल गई। अब हरियाणा गवर्नमेंट अपनी सरकार खुद चलाएगा, ठीक है। और फिर चलाने के बाद में हरियाणा क्या करता है? फिर डिस्ट्रिक्ट में बांट देता है, जैसे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद में हमारे और भी रोहतक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पहले सेंटर से स्टेट में पावर आई, स्टेट से पावर फिर डिस्ट्रिक्ट्स में चली गई, फिर इस तरह से इसे बोलते हैं हम पावर ऑफ, इसे बोलते हैं फेडरलिज्म, कि गवर्नमेंट को बांट देना, स्टेट पहले सेंटर, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट पावर, इसे बोलते हैं हम फेडरलिज्म। अब वही बात आ गई ना, फाड़ना, किसी चीज को तोड़ना, टुकड़े टुकड़े करना, तो ये बेटे ये वही बात होगी फेडरलिज्म। अब बात आ गई समझ में? ओके, चलो हम फेडरलिज्म की बेटा, अब फेडरलिज्म की अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ भाई फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या होगी, कोई बात नहीं, सर ने हमें बता दिया था, बुक के अंदर में हमें देख लिया, ठीक है। ए गवर्नमेंट विच इज वेयर मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि कोई ऐसी सरकार जिसके 2 या 2 से अधिक मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो, उसे हम फेडरलिज्म बोलेंगे। और फेडरलिज्म क्यों करते हैं हम? बिकॉज क्योंकि पावर एक ही इंसान के पास में बहुत सारी पावर होंगी। सपोज अगर स्कूल का काम ही, सारा काम ही प्रिंसिपल को दे दिया जाए, या प्रिंसिपल ही सारा काम करे, प्रिंसिपल मैम ही सारा काम करेंगे, तो बेटा क्या है स्कूल चल, बिकॉज उनको पावर सेपरेट करनी पड़ती है कि आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, आप ये काम करें, आप ये काम करें, ये करें, और उन सबका बात को आप मेरे को बता दें कि आपने क्या क्या, सुपरवाइज करती हैं सिर्फ ओनली, ठीक है। तो पावर शुड बी
मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको बात आई समझ में? दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता है तो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फेडरलिज्म होगा तो कोई काम जल्दी से हो जाएगा। अगर हरियाणा सरकार को, राजस्थान सरकार को, बिहार सरकार को, हिमाचल सरकार को, गोवा सरकार को, यूनियन टेरिटरीज को कोई फैसला लेना होगा तो स्वयं लेकर के वो फैसला ले लेंगे। वो सेंटर पे डिपेंड नहीं होंगे कि भाई नहीं सेंटर से पूछना पड़ेगा, सारी बात सेंटर से पूछनी पड़ेगी, तो इसलिए दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। अब आते हैं हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होते हैं बेटा? देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने उस दिन आपको बताया था बेटा, वी हैव 448 आर्टिकल्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या है? 448 आर्टिकल्स है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था। अगर आपको याद ना हो तो चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल्स कितने हैं बेटा? 448 हैं। ठीक है, अब इसी आर्टिकल्स के अंदर में क्या हुआ कि जो हमारा आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखा गया है कि पार्लियामेंट के अंदर में क्या होंगे? पार्लियामेंट के अंदर में 2 हाउसेज, एक पार्लियामेंट होगी एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। अगर आपको बेटा नहीं समझ में आ रहा तो आप ये समझ लीजिए कानून। जैसे आप फिल्म में सुनते हो, आपको कानून की धारा इतने के तहत इतना सजा दी जाती है, तो बेटा वही एक तरह से ये धारा है, एक तरह से कानून है कि तो भारत का जो कानून 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 क्या बोलता है? वो बोलता है कि भारत के अंदर में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी, पार्लियामेंट्री सरकार होगी। और फिर उसके बाद में क्या आता है? आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग क्या होगा? उस पार्लियामेंट के अंदर में एक हाउस होगा जिसका नाम होगा लोकसभा। क्या होगा? लोकसभा। ठीक है, जिसके अंदर में इसको बेटा हम कभी, मैं फिर से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और टोटल लोकसभा के बारे में बताऊंगा कि लोकसभा में लोग कितने होते हैं, क्या होते हैं, 552 मेंबर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो कैसे इलेक्ट होते हैं, उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है, वो बेटा मैं बाद में आपको समझाऊंगा कभी उसको होगा तो। ठीक है, तो ये 81। फिर उसके बाद आता है बेटा 81। फिर कहा गया आर्टिकल, ये क्या? आर्टिकल 80 बोलता है कि पार्लियामेंट के अंदर में एक हाउस होगा, वो होगा लोकसभा। फिर होगा आर्टिकल 81 यानी कानून 81 क्या बोलता है कि एक हाउस और होगा जिसका नाम होगा राज्यसभा। राज्यसभा, ध्यान देना बेटा, लोकसभा और राज्यसभा यानी अपर हाउस एंड लोअर हाउस। और याद रखना बेटा, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर हाउस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास में क्या किया गया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किया गया। इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू क्या किया गया कि पार्लियामेंट होगा देश के अंदर में और उसके अंदर में 2 हाउस होंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 लोकसभा होगा, आर्टिकल 81 राज्यसभा होगा। इसके अंदर में 252 मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर में 552 मेंबर्स होते हैं। ओके, अब बेटा ये मैं कभी इसको एक अलग से वीडियो लेकर क्लास बताऊंगा बेटा, तब आपको समझ में आएगा। तो पार्लियामेंट्री और बेटा बस ये क्या है, पार्लियामेंट से ही देश के सारे फैसले लिए जाते हैं। अच्छे जो भी होती पॉलिसीज बनती हैं या राइट्स बनते हैं या कोई कानून बनता है या कोई कानून में अमेंडमेंट होता है, तो वो सारा काम क्या करते हैं? ये दोनों ही सदन मिलके करते हैं, ये दोनों ही हाउसेस मिलके करते हैं। देखो याद रखना, एक बहुत अजीब सी फैक्ट है कि इसमें मेंबर कम होते हैं लेकिन इसको बोला जाता है अपर हाउस, इसके अंदर मेंबर ज्यादा होते हैं लेकिन इसको क्या बोला जाता है? लोअर हाउस, तब भी लोअर हाउस बोला जाता है। ये कभी मैं आपको एक्स्ट्रा में फिर बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये बात आई समझ में बेटा। अब बात आती है हमारी सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है बेटा? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है हमारे जो देश के अंदर में जो पावर्स है वो सेपरेटेड की गई है कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर में हमने क्या कहा? सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर में हमने पहले क्या किया? पावर थी उसको बांट दिया, जैसे एग्जीक्यूटिव,
एग्जीक्यूटिव, फिर आ गया हमारा लेजिस्लेटिव, फिर आ गया हमारा जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों बेटा आपस में कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन रहता है इनका। और जुडिशरी क्या आता है, वो टोटली इंडिपेंडेंस है कि कोई भी काम, अगर सपोज हो कोई कानून ऐसा बन गया हमारे देश के अंदर में जो समझ से बाहर है कि भाई ये समझ नहीं आ रहा है, ये ठीक है कि बुरा है, तो जुडिशरी क्या करती है, उस कानून को इंटरप्रेट करती है, एक्सप्लेनेशन करती है कि नहीं ये कानून ऐसे होगा, आपने ऐसे, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको खत्म करती है जुडिशरी। तो ये तीन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इन तीनों गवर्नमेंट को क्या किया बेटा, इसे बोला जाता है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। और इनके ऊपर में कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके ऊपर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है हमारा बेटा, फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्यों इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने बेटा आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि याद करो बेटा, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो इसलिए बनाई थी कि आप कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ें कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया था, कितने अमेंडमेंट हुए, कितने पार्ट्स हैं, कितने हमारे उसके अंदर में आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स का तो बेटा मैंने यहाँ समझा दिया था, ठीक है, यहाँ, लेकिन पार्ट का नहीं समझा था। हमारे पार्ट में क्या है, फर्स्ट वीडियो 22 पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपकी एक सोशल साइंस की बुक होती है, बुक तो बेटा एक है सोशल साइंस, लेकिन उसके पार्ट कितने हैं, 4, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, है ना, ये 4 पार्ट हो गए, लेकिन होती क्या, वो एक ही बुक होती है सोशल साइंस। तो बेटा ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो एक है, लेकिन इसके 22 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं बेटा, 22 पार्ट्स हैं। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है, याद रखना, थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स। द थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द थर्ड पार्ट of constitution contain the fundamental rights, contains the fundamental rights। जो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो किससे कंटेन है बेटा, वो हमारे फंडामेंटल राइट से कंटेन है, ठीक है। द थर्ड पार्ट किससे, जो हमारा थर्ड पार्ट है वो किससे, फंडामेंटल राइट्स है। एंड वी हैव कितने, 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास में। कितने फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। बट ओरिजिनली दे वाज 7 फंडामेंटल राइट थे। कितने फंडामेंटल राइट थे बेटा, 7 फंडामेंटल। जब भारत के संविधान निर्माताओं ने, जब फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट दिए गए थे, ये फंडामेंटल राइट आए कहां से बेटा, यूएस से आए थे। हमने यूएस के कानून को देख करके ये फंडामेंटल राइट्स लिए थे। हमारे पास में कितने कानून है, 6 कानून, 6 ऐसे अधिकार है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस एंड कल्चरल फ्रीडम और एजुकेशन, और 6th हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और 6th फंडामेंटल राइट कंसिडर एज ए हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का दिल कहा गया, ठीक है ये, ठीक है इसको। और 7th फंडामेंटल राइट, अब आप पूछोगे सर कि सर 7वां फंडामेंटल राइट आपने बताया नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो 7वां फंडामेंटल राइट था। 7वां फंडामेंटल राइट था बेटा हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, ये हमारा 7th फंडामेंटल राइट था। बट क्या हुआ कि इस प्रॉपर्टी का बेटा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा, लोगों ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और वो देने से इनकार कर दे। और लेकिन अब उसको कैप्चर, जैसे कि अगर आपने कभी एक मूवी देखी हो, रेड मूवी, या अगर आपने कभी वो एक बहुत अच्छी साउथ इंडियन मूवी चलती है
शिवाजी द बॉस, उसके अंदर में वो रेड मार देते हैं और रेड मार के बहुत सारा पैसा ही अपने इकट्ठा कर लेते हैं। एक मूवी आई थी रेड, ठीक है, उसके अंदर में बहुत सारे वो रेड मार देते हैं। वो क्या है, वो प्रॉपर्टी है कि आपने इतना सारा पैसा लेकर कहाँ से आए, आपकी सैलरी तो इतनी है और आपके पास में करोड़ों का पैसा है, ये पैसा कहाँ से लेकर आए। फिर वो कहते हैं हमारे को फंडामेंटल राइट है, तो उसको क्या कहा कि अब आपका ये फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या हुआ, 44th एक अमेंडमेंट हुआ। 44th अमेंडमेंट मतलब होता है ठीक ठाक करना। संविधान को अगर कोई गलती हुई है या कुछ संविधान के अंदर में किसी लॉज की वजह से कुछ परेशानी हो रही है या उसको मिसयूज हो रहा है, तो उसको ठीक ठाक किया जाता है, ना कि चेंज किया जाता है। तो 44th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, और ये हुआ था 1978 के अंदर में। ये 1978 के अंदर में हुआ था 44th अमेंडमेंट। और इसके अंदर में क्या क्या हुआ बेटा, इसके अंदर में हुआ ये कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फिर एक लीगल लॉ बना दिया अकॉर्डिंग टू, इसको बोल दिएगा 300A लीगल लॉ, कि भैया अगर आपके पास में कुछ भी पैसा है वो ठीक है, आप अपने पास में रखो, आपके पास में कुछ भी प्रॉपर्टी ठीक है अपने पास में रखो, लेकिन अब आपको उसकी वो बतानी पड़ेगी कि सोर्स कहां से है। सपोज अगर मेरे पास में ये वॉच है और ये वॉच मेरे पास में मान लीजिए 10 लाख रुपए की, सपोज ये वॉच का, तो गवर्नमेंट मेरे से ये पूछ सकती है कि ये वॉच कहां से आई, किससे खरीदी, किसने खरीदवाई, आपने कहां से आई। बिकॉज अगर मैं अगर इसको डिफाइन नहीं कर पाता तो इसका मतलब है मैंने कोई ना कोई देश के अंदर में करप्शन किया है, या मैंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज की है गलत काम कि मेरे पास में अचानक एकदम से पैसा आया। अगर सही आएगा तो मैं बता सकता हूं कि भाई मेरे पापा ने दिलाई, अब वो फिर पूछ लेंगे जैसे भी होगा। तो इस तरह से वो लीगल कानून बना देंगे कि अब आपके पास में जो भी चीज है उसको आपको डिफाइन करना होगा। ये हमारा लीगल लॉ बन गया, ठीक है। फिर आया सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के अंदर में क्या था बच्चा, सेकुलरिज्म के अंदर में था हमारा कि ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, ऑल द रिलीजियंस, मैंने कहा रिलीजियन, सारे धर्म इक्वल है हमारी कंट्री के अंदर में एज अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सारे के सारे जो लॉज धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, जैन, ठीक है, और अदर रिलीजन, कि जितने भी हमारे कंट्री के अंदर में जितने भी रिलीजन्स हैं वो सारे के सारे इक्वल है, और कंट्री का खुद का कोई धर्म नहीं है। जैसे कि कभी आप देखना पाकिस्तान में देखोगे तो द इस्लामिक लगाएगा वो अपने पास में, द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, बट क्या हिंदुस्तान लगाता है द हिंदू स्टेट ऑफ इंडिया, द मुस्लिम स्टेट इंडिया, द क्रिश्चियनिटी स्टेट इंडिया? नहीं, बिकॉज इंडिया थिंक वी आर सेकुलर, मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए क्योंकि ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में सारे धर्म समान है, उसको किसी भी खास धर्म के लिए पर्टिकुलर लॉ नहीं बनाया। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है और सभी धर्मों को वो मानना पड़ेगा, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को सभी धर्मों को इक्वल रखना पड़ेगा। समझ गए बेटा? अब नाउ द रिलेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी देश के अंदर में हम डेमोक्रेसी है, तो बेटा मैंने बताया कि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो वही वाली बात होगी, अगर आप खीर खा रहे हैं बिना उसमें मीठा नहीं है, शुगर नहीं डाली, चीनी नहीं डाली, तो फिर वो किस बात की खीर। अगर आप लड्डू खा रहे हैं तो लड्डू के अंदर में मीठा नहीं है, तो फिर किस बात की खीर। एक गाड़ी है, बहुत सुंदर गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत हैवी पावरफुल इंजन की गाड़ी है, लेकिन अगर उसके अंदर में टायर नहीं है अच्छे, तो फिर किस बात की गाड़ी। तो सेम वही बात है, अगर डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो चलती है वो किसके दम पे चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो सबको इक्वल ट्रीट करें एंड सब उसको इक्वली फेथ करे, सबका, ऑल पीपल शुड बी फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए सबका, ठीक है।
अगर सबका विश्वास होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में तो क्या होगा, सबके सब इक्वली ट्रीट करेंगे एक दूसरे को और संविधान का पालन भी करेंगे। ठीक है, एंड ये बात बेटा आगे समझ में आओ। आई डू होप कि ये बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो देन उसके बाद में आप बता सकते हैं। ठीक है, और यही आपका पूरा चैप्टर आज खत्म हो गया। अगर आपको क्या करना है, अब आपको मैं कुछ एक होमवर्क दे रहा हूं, आपके लिए कुछ होमवर्क है, आपको तैयार करना है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, व्हाट इज फेडरलिज्म आपको क्या होता है, वो आपको सर्च करना है। आपकी बुक्स के अंदर में, आपकी बुक के अंदर में एक फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट है, आप देखना उसके अंदर फेडरलिज्म भी लिखा हुआ है आपके चैप्टर के अंदर में। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है और फंडामेंटल राइट तो बेटा मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको इन तीनों के ऊपर में, फेडरलिज्म के ऊपर में, सेपरेट पार्लियामेंट्री फॉर्म के ऊपर में और सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर में, और फोर्थ हमारा फंडामेंटल राइट्स जो हमने यूएसए से लिए थे, मतलब कि यूएसए का देख करके, यूएसए से लिए नहीं थे, उसके कानून को देख करके हमने भी फंडामेंटल राइट्स लिए। ठीक है, तो क्या है बेटा, अब आपको और एक सेकुलरिज्म, इन सब के बारे में अब आपको अपनी फेयर नोट कॉपी में लिखना है और उसको देखना है कि हम कहां तक आप ठीक हो। ठीक है, आई होप बेटा ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू।